फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी विद बिहारी सर में आपका स्वागत है। तो हमारे परिवेश के पदार्थ का पार्ट टू आपके लिए ला रहे हैं, जो कि देखिए इसमें पढ़ना क्या है, अंतरा आणुक आकर्षण बल। क्या पढ़ना है? अंतरा आणुक आकर्षण बल। जानेंगे कि अंतरा आणुक आकर्षण बल किसको कहते हैं। अंतरा आणुक आकर्षण बल कहते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का क्या कार्य करता है? आकर्षण बल। उसको क्या कहते हैं? अंतरा आणुक आकर्षण बल। कहने का मतलब हुआ जैसे कि एक ईंट है। क्या है? ईंट है। तो उसमें छोटे छोटे कण जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है वो किसके कारण जुड़ा हुआ है? तो पदार्थ के अंतरा आणुक आकर्षण बल के कारण एक ईंट का ढेला जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब एक मिट्टी का ढेला उदाहरण में ले लिए, तो मिट्टी का ढेला कहने का मतलब उसमें तो छोटे छोटे कण है, लेकिन मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो छोटे छोटे कणों के बीच क्या होता है? अंतरा आणुक आकर्षण बल के कारण क्या होता है? परस्पर एक दूसरे से क्या होता है? जुड़े हुए होता है। तो अंतरा आणुक आकर्षण बल समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और कहने का मतलब हुआ जैसे ठोस है, ठोस पदार्थ है। ठोस कहने का मतलब ये ठोस है, एक तरह का ठोस है। हमने इसको खींचा ही तो अलग नहीं हो रहा है, बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लिक्विड को ले लिए, लिक्विड को जो हम कहने का मतलब लिक्विड में हम पानी को ले लिए, पानी तो लिक्विड है। तो पानी को हल्का सा हाथ से हम जब ऐसे स्पर्श करते हैं तो एक तरह से क्या हो जाता है? तीतर बीतर, मतलब इधर उधर छितर आ जाता है। तो और एक गैस ले लिए, गैस को क्या करेंगे? सिर्फ फूंक देंगे तो क्या होगा? इधर से इधर उड़ जाएगा। तो इससे कहने का तात्पर्य यह है कि ठोस पदार्थ में अंतरा आणुक आकर्षण बल क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसी कारण तो है कि जो ठोस पदार्थ हैं, जब हम इसको खींच रहे हैं तो बिल्कुल ही अलग नहीं हो पा रहा है। ईंट है, हम ईंट को खींच रहे हैं तो क्या वो ईंट अलग हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें अंतरा आणुक आकर्षण बल अधिक है। द्रव को ले लिए, तो द्रव को जब हम अपने हाथ से जब हम उसको स्पर्श करते हैं तो देखते हैं कि इधर उधर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंतरा आणुक आकर्षण बल कम, उससे ठोस के तुलना में क्या है? कमजोर है। गैस को ले लिए तो द्रव के तुलना में और कमजोर है। तो कहने का मतलब हुआ सबसे अधिक अंतरा आणुक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में होता है। उसके बाद किस में होता है? द्रव में होता है। उसके बाद किस में होता है? गैस में होता है। तो देखते हैं परिभाषा, अंतरा आणुक आकर्षण बल किसको कहते हैं। तो अंतरा आणुक आकर्षण बल किसको कहते हैं? तो ये टोटल पार्ट कितना हुआ? पार्ट 2 है। पार्ट 2 तो अपलोड हो चुका है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पार्ट 2 आया, तो पार्ट 2 देखिए। तो अंतरा आणुक आकर्षण बल क्या हुआ? पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? अंतरा आणुक आकर्षण बल। उसे अंतरा आणुक आकर्षण बल कहते हैं। तो अंतरा आणुक आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है। उसके बाद किस में होता है? द्रव में। उसके बाद गैस में। कैसे होता है? जो आपको हमने बता दिया। तो यहाँ नोट करते हैं सिर्फ।
आपने देखा सबसे अधिक अंतराणु का आकर्षण बल ठोस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। इस बात को जानते हैं कि अंतराणु का आकर्षण बल के कारण पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे से बंधे रहते हैं या जुड़े रहते हैं। इसके बारे में भी आपने देखा सुना। आगे चलते हैं, अंतराणु का आकर्षण बल हो गया। आगे देखते हैं अंतराणुक स्थान क्या होता है, इंटरमोलेकुलर स्पेस। आगे देखते हैं, हमने देखा था अंतराणुक आकर्षण बल। आगे देखते हैं अंतराणुक स्थान। तो जानते हैं कि अंतराणुक स्थान किसको कहते हैं। तो अंतराणुक स्थान कहते हैं जो कि पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं, अंतराणुक आकर्षण अंतराणुक स्थान कहते हैं। बात समझते हैं कि पदार्थ के बीच क्या स्थान होता है। जैसे कि पानी है, क्या है, पानी है। पानी में जब हम चीनी को घोलते हैं या नमक को घोलते हैं तो नमक गायब हो जाता है। तो नमक जाता है कहाँ या चीनी कहाँ जाता है। तो जानते हैं उसके बारे में कि जो जल है उसके बीच क्या होता है, इंटरमोलेकुलर स्पेस होता है, यानी अंतराणुक स्थान होता है। उसके कणों के बीच क्या होता है, गैप होता है। तो क्या होता है, चीनी जाकर उसमें क्या हो जाता है, वहां उस रिक्त स्थान में क्या हो जाता है, चला जाता है। चीनी घुलकर उसमें चला जाता है। तो क्या हुआ, अंतराणुक स्थान। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है, इसको क्या कहते हैं, अंतराणुक आकर्षण बल। जो चीनी या नमक घुलकर चला जाता है पानी में, वही अंतराणुक स्थान में चला जाता है। तो आइए देखते हैं उसका परिभाषा। तो आपने देखा अंतराणुक स्थान। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं अंतराणुक आकर्षण बल। तो अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है। सबसे अधिक किस में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में, द्रव में, गैस में। और अंतराणुक स्थान क्या हुआ, पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है। कहने का मतलब ठोस है, एक ईंट है, जैसे कि ईंट है तो कहते हैं स्थान क्या हुआ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। जैसे जल है तो उसको क्या करते हैं, जब हम हल्के से हाथ से जब ऐसे करते हैं तो क्या होता है, वो तितर बितर होने लगता है। यदि हम ठोस को उसी प्रकार करें तो क्या हुआ, संभव है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतराणुक स्थान ठोस में क्या होता है, बहुत ही कम नगण्य होता है, कहने का मतलब बहुत ही कम होता है। तो अंतराणुक स्थान क्या हुआ, अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में हुआ, द्रव में हुआ, गैस में। इसमें क्या होता है कि ठोस में सबसे कम होता है अंतराणुक स्थान। ठोस में क्या हुआ, सबसे कम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, द्रव में। द्रव में क्या हुआ, चीनी, जैसे कि कहने का मतलब हुआ चीनी क्या हो जाता है, द्रव में घुल जाता है। तो कहने का मतलब इसमें अंतराणुक स्थान ज्यादा होगा तब ना चीनी घुल रहा है अंतराणुक आकर्षण बल के तुलना में। चलिए आगे देखते हैं। घनत्व जानते हैं, घनत्व किसको कहते हैं, पहले घनत्व को समझते हैं। घनत्व हुआ किसी भी पदार्थ की सघनता। घनत्व क्या हुआ, किसी भी पदार्थ की सघनता उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व किसको कहते हैं, किसी भी पदार्थ की सघनता उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। जैसे कि हम एक स्पंजी बॉल को ले लिए, सेम वजन का एक स्पंजी बॉल और सेम वजन का एक कील ले लिए, लोहे का एक कील ले लिए। जब दोनों को हम पानी में डुबाते हैं तो कील क्या हो जाता है, पानी में डूब जाता है, और स्पंजी बॉल क्या होता है, पानी में तैरते रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पंजी बॉल का दोनों का तो वजन सेम है, जितना भी वजन हो, कहने का मतलब है कि 1 केजी का ले लिए, 500 ग्राम के लिए, जो भी हो वजन सेम रहना चाहिए। तो स्पंजी बॉल को जब हम पानी में दिए तो स्पंजी बॉल क्या हुआ, पानी में तैरने लगता है, और लोहे का कील क्या हो जाता है, पानी की सतह में जाकर बैठ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ की जो सघनता होता है उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है।
आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है कि घनत्व की परिभाषा के बारे में। तो घनत्व किसको कहते हैं? किसी भी पदार्थ की सघनता उसका घनत्व कहलाता है। और बताया था कि समान वजन बॉल और कील को जब पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, जो स्पंज बॉल क्या होता है पानी में तैरते रहता है और कील क्या होता है डूब जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कील का, कहने का मतलब जो ठोस पदार्थ है कील है, उसका क्या होगा, घनत्व अधिक है। घनत्व अधिक है तो तब तो ये पानी में डूब जा रहा है। और स्पंजी बॉल का जो है घनत्व क्या है, कम है। इसके कारण क्या है, वो पानी में तैर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट निकला कि ठोस पदार्थ का क्या होता है, घनत्व उच्च होता है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या बात आया, ठोस पदार्थ, आपने देखा ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को हम रो से दर्शाते घनत्व को हम रो से सूचित करते हैं और आयतन को m से, वॉल्यूम को v से। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रो बराबर m बाय बी। रो किसका साइन हुआ, घनत्व को, द्रव्यमान क्या हुआ m, वॉल्यूम क्या हुआ v। तो घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखते हैं रो का एसआई यूनिट क्या होता है। रो का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जानना होगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो सबसे पहले जाने कि द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी। आयतन का क्या हुआ, मीटर। और जब आयतन है तो क्या हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी मीटर गुने मीटर गुने मीटर, यानी क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी प्रति घन मीटर। क्या हो गया, केजी प्रति घन मीटर। किसका एसआई यूनिट, घनत्व का। घनत्व को किस चीज से सूचित करते हैं, तो रो से सूचित करते हैं। तो आइए देखते हैं अगले। अब जानते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में। तो इससे पहले जानेंगे सबसे पहले द्रव्यनांक के बारे में कि द्रव्यनांक किसको कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो द्रव्यनांक कहते हैं जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ, किसको कहते हैं, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिणत हो जाता है। क्या हो जाता है, ठोस पदार्थ द्रव के रूप में परिणत हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। जैसे कि बर्फ का टुकड़ा है, क्या है, बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का टुकड़ा क्या है, ठोस है। जब पिघलकर हुआ द्रव के रूप में यानी पानी में बदल जाता है तो इसको क्या कहेंगे, द्रव्यनांक। तो बर्फ का द्रव्यनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या उसको केल्विन में कहेंगे तो 273.15 केल्विन कहेंगे। तो इसको हम, इसका परिभाषा देखते हैं द्रव्यनांक का। तो आपने देखा द्रव्यनांक के बारे में। आगे देखते हैं क्वथनांक के बारे में, जानते हैं कि क्वथनांक किसको कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि जिस ताप पर द्रव यानी लिक्विड उबलना प्रारंभ कर देता है तो वह ताप उस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। यानी क्वथनांक किसको कहेंगे, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है वह ताप क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो आइए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो द्रव्यनांक क्या मतलब, उबलना कब प्रारंभ कर देता है, जब जिस ताप पर उबलना प्रारंभ कर देता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट।
कहने का मतलब हुआ जब वायुमंडलीय दाब जो उबलना प्रारंभ कर देता है उसके दाब के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, कोई भी द्रव क्या हो जाता है, उबलना प्रारंभ कर देता है। कहने का मतलब हुआ कि दाब घटा या बढ़ा, दाब कहने का मतलब है कि बढ़ गया तो उसका जो क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घटा तो घट जाएगा। कहने का मतलब यदि हम वायु में धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब दाब कम हो रहा है तो उसका क्वथनांक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहने का मतलब है कि हम ऊंचे स्थान पर चले गए, कहने का मतलब है हम पहाड़ पर चले गए। तो पहाड़ पर जब हम चले जाते हैं तो उस स्थान पर क्या होता है, खाना, कहने का मतलब लेट से उसमें पकता है। उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होते जाता है। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो खाना पकने में क्या होता है, हमें कठिनाई होता है। इसी कारण है कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्वथनांक कम जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो जानते हैं जल का क्वथनांक क्या होता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब हुआ कि पानी उबलना कब प्रारंभ कर देता है, जब उसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो पानी क्या होता है, उबलना प्रारंभ कर देता है। तो पूछा जाएगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि केल्विन में पूछा जाए तो क्या होगा, 373.15 केल्विन होगा। तो आइए चलते हैं क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक, आपने क्वथनांक को अच्छी तरह से समझा और उसकी परिभाषा देख लीजिएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373.15 केल्विन होता है। और क्या होता है, कोई भी द्रव कब उबलना प्रारंभ कर देता है, जब उसका वायुमंडलीय दाब, कोई भी द्रव कब उबलना प्रारंभ कर देता है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो कोई भी द्रव क्या कर देता है, उबलना प्रारंभ कर देता है। तो जब वायुमंडलीय दाब के कारण कोई वाष्प दाब उबलना प्रारंभ कर देता है तो कहने का मतलब हुआ कि तो द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर तो जरूर निर्भर करता है। यदि निर्भर नहीं करता तो ऊंचाई वाले स्थान पर जाते तो वायुमंडलीय दाब कम जाता है, तो वहां पे तो क्वथनांक कम जाता है। कहीं पे जो दाब बढ़ जाता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है।